हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल एंड गुड। मैं आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल तहसीन रिटेरी पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक वो है स्ट्रक्चरलिज्म। ये एक लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी थियरी है जो पेश की थी फर्डिनेंड डी सोसियो ने। और आज की हमारी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, कि ये स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। आप इसके टाइटल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म कि इट इज़ समथिंग दैट डिस्कसेस द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है। इट इज़ अ लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज सिंक्रोनिकली, कि ये एक ऐसी लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी थियरी है दैट फोकसेस, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है? मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। एंड ये जो वर्ड है सिंक्रोनिकली, इसको मैं अगली स्लाइड्स में कवर करने जा रहा हूँ। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म से पहले, कि फर्डिनेंड डी सोसियो के इस कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म से पहले किस तरह लैंग्वेज को स्टडी किया जाता था, या क्या साइंस थी उससे पहले टू स्टडी अ लैंग्वेज। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, फिलोलॉजी वाज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, नॉट द लिंग्विस्टिक्स। कि इन लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में लिंग्विस्टिक्स की बजाय फिलोलॉजी एक ऐसी साइंस थी जिसको यूज़ किया जाता था टू स्टडी द लैंग्वेज। कि टू स्टडी अ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स से पहले फिलोलॉजी एक साइंस थी। Philologists described, compared, and analyzed the languages of the world to discover similarities and relationships। कि जो फिलोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे? कंपेयर करते थे ये, या एनालाइज करते थे टू डिफरेंट लैंग्वेजेस को, टू डिस्कवर सिमिलैरिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन दोज टू लैंग्वेजेस। देयर अप्रोच टूवर्ड्स लैंग्वेज वाज डायक्रोनिक। और उनकी ये जो लैंग्वेज की तरफ अप्रोच थी वो डायक्रोनिक थी। डायक्रोनिक मीन्स टू स्टडी समथिंग हिस्टोरिकली, कि वो फिलोलॉजिस्ट लैंग्वेज को हिस्टोरिकली डिस्कस करते थे, स्टडी करते थे कि ये किस तरह हुआ करती थी, क्या क्या इसमें चेंजेस आई फोनोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली या ग्रामेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये थी फिलोलॉजी और ये थी डायक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। They believe that language imitates the structure of the world and has no structure of itself। और उनका ये बिलीव था कि ये जो लैंग्वेज है इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड को कॉपी करती है, इमिटेट करती है। और इस थ्योरी को नाम दिया जाता था मिमिटिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज हमेशा मिमिक्री करती है द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड की, और इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। It refers that the words spoken or written are symbols for things in the world. Each word has its own reference, the object, concept or idea। कि ये जो हर एक लफ्ज़ है, हर एक वर्ड है, ये एक चीज़ को डिनोट करता है इन द वर्ल्ड, या एक कंसेप्ट को या एक आइडिया को। कि हर वर्ड जो है वो ऑक्यूपाइड है फॉर वन ऑब्जेक्ट और फॉर वन आइडिया। सैम्बल्स एंड वर्ड्स, दे आर इक्वल टू थिंग्स। ओके। तो फर्डिनेंड डी सोसियो ने क्या किया? ये था फर्डिनेंड डी सोसियो से पहले का कंसेप्ट कि लैंग्वेज को किस तरह स्टडी किया जाता था। और फर्डिनेंड डी सोसियो क्या चेंजेस लेके आया इस स्टडी ऑफ लैंग्वेज में, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फर्डिनेंड डी सोसियो वाज अ स्विस फिलोलॉजिस्ट एंड अ टीचर, कि वो एक स्विस फिलोलॉजिस्ट था और एक टीचर था। His course in general linguistics was published in 1916 by his students। तो ये एक उसकी एक मशहूर बुक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, और ये पब्लिश हुई थी 1916 में बाय स्टूडेंट्स। ही इंट्रोड्यूस द सिंक्रोनिक अप्रोच टू स्टडी लैंग्वेज। तो ये पहली चेंज है जो वो लेके आया कि लैंग्वेज को स्टडी किया जाना चाहिए सिंक्रोनिकली। उसने सिंक्रोनिक अप्रोच मुतारफ़ कराई इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और ये सिंक्रोनिक अप्रोच है क्या? टू स्टडी समथिंग इन द प्रेजेंट,
टू स्टडी समथिंग एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि मौजूदा हालत में, मौजूदा वक्त में किसी चीज़ को या लैंग्वेज को स्टडी करना, ये सिंक्रोनिक अप्रोच कहलाती है। फर्डिनेंड डी सोसोर का बिलीव था कि ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको हिस्टोरिकली स्टडी नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको इस तरह स्टडी करना चाहिए कि वो एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट द प्रेजेंट, वो कैसी हैं और उनके पार्ट्स किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। इट फोकसेस ऑन एनी लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर टाइम, अ सिंगल मोमेंट, कि ये फोकस करती है एक लैंग्वेज के ऊपर एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Attention is on how the language and its part function, not on tracing the historical development of a single element. और इसकी जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है कि एट द प्रेजेंट हाउ पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज दे आर वर्किंग, दे आर फंक्शनिंग। और ये निगलेक्ट किस चीज़ को करती है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को। By highlighting the activity of language system and how it operates rather than its evolution, Saussure drew attention to the nature and composition of a language and its parts. तो उसने क्या किया कि ये जो एवोल्यूशन है, ये चेंजेस हैं, इनको डिस्कस नहीं करने चाहिए, बल्कि उसने तवज्जो दिलाई कि एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट टाइम, ये जो पार्ट्स हैं लैंग्वेज के वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, इस चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है। All language items are essentially interlinked. They should not be analyzed separately. वो कहता है कि जितने भी आइटम्स हैं लैंग्वेज के अंदर उनको सेपरेटली डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एज अ होल डिस्कस करना चाहिए। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स ओन इंटरनली स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली सिस्टमाइज्ड रूल्स। तो पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि द मिमेटिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, के लैंग्वेज का कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन फर्डिनेंड डी सोसियो कहता है कि लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स ओन इंटरनली स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली सिस्टमाइज्ड रूल्स, कि इसके इंटरनली हाईली सिस्टमाइज्ड रूल्स होते हैं और इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक स्टडी, तो सिंक्रोनिक स्टडी जो है, languages are studied at a given point of time or at present, the state of language at a certain time. तो synchronic study of something is that कि किसी चीज़ को एट द प्रेजेंट टाइम डिस्कस करना, स्टडी करना, ये होती है सिंक्रोनिक अप्रोच। और डायक्रॉनिक अप्रोच क्या होती है कि किसी चीज़ को हिस्टोरिकली स्टडी करना, कि वो हिस्ट्री में क्या थी, किस तरह उसमें चेंजेस आई, किस तरह उसके पार्ट्स चेंज हुए, किस तरह उसकी डेवलपमेंट्स हुई, ये होती है डायक्रॉनिक स्टडी। लैंग्वेजेस आर स्टडीड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, evolution and changes. For example, the changes have been taken place between old and modern English that may be phonological, grammatical and semantic changes, कि किस तरह ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में चेंजेस आए फोनोलॉजिकली, ग्रामेटिकली या सिमेंटिकली। ये अगर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ इंग्लिश चेंज्ड, दिस इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी। और सिंक्रोनिक स्टडी क्या होगी कि हाउ इंग्लिश एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, means phonology, grammar and semantics and syntax, how they are working now in the world. This is called the synchronic study of a language. तो ये एक इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट है इस स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। तो लैंग वर्सेस पैरोल, ये भी एक कंसेप्ट है स्ट्रक्चरलिज्म में कि लैंग और पैरोल क्या है। लैंग जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स, आप इसको कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। और ये जो पैरोल है, दैट हाउ दोज रूल्स आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स, दिस इज़ कॉल्ड पैरोल। लैंग, language system shared by a community of speakers, describes language as a system of science। ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग है, ये एक लैंग्वेज सिस्टम है जो एक कम्युनिटी में रहने वाले स्पीकर्स आपस में शेयर करते हैं। मीन्स ये एक एज अ होल है, ओके।
और इसके मुकाबले में पैरोल क्या है? द कंक्रीट एक्ट ऑफ स्पीकिंग इन एक्चुअल सिचुएशन बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर, कि किस तरह एक इंडिविजुअल स्पीकर एक सोसाइटी में उन रूल्स को अप्लाई कर रहा है इन हिज स्पीच. दिस इज़ कॉल्ड पैरोल. द एक्चुअल यूज़ ऑफ दोज रूल्स, द एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग इज़ कॉल्ड पैरोल. तो सेकंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो लैंग है वो कंक्रीट एंड फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स हैं एंड सोशल कन्वेंशन हैं, कि वो लैंग्वेज जो है इसके अपने एक फिक्स्ड रूल्स होते हैं और इनको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता. लेकिन ये जो पैरोल है, इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ स्पीकिंग. पैरोल क्या है? ये स्पीच है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी स्पीच हमेशा इंडिपेंडेंट है. दिस इज़ कॉल्ड पैरोल. थर्ड डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये जो लैंग है, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर. ये जो लैंग है, ये इसको एक इंडिविजुअल स्पीकर जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता. ये एक मीन सेट ऑफ रूल्स है, इसका एक क्राइटेरिया है लैंग्वेज का, और इसको कोई भी इसमें तोड़ मोड़ नहीं कर सकता इसके रूल्स में. लेकिन ये जो पैरोल है, ये जो स्पीच है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं आपकी स्पीच. आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी स्पीच को चेंज कर सकते हैं. फोर्थ डिफरेंस क्या है? लैंग जो है, वी हैव टू लर्न एंड टेक्स टाइम. ये जो लैंग है इसको हमें सीखना पड़ता है. वी लर्न अ लैंग और लैंग्वेज एंड इट टेक्स सम टाइम. लेकिन ये जो पैरोल है, डिपेंड्स अपॉन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि किस तरह आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर द कम्युनिकेशन. ओके, तो फिफ्थ जो डिफरेंस है बिटवीन लैंग एंड पैरोल, जो लैंग है कॉन्स्टिट्यूट्स अ हिस्टोरिकल होल, कि एक लैंग्वेज की एक हिस्ट्री होती है हमेशा लैंग की. लेकिन ये जो स्पीच है ओनली एग्जिस्ट्स इन द प्रेजेंट. जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरी स्पीच है और ये प्रेजेंट में मीन्स लाई करती है, इसमें इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है. लेकिन ये जो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू लैंग्वेज फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एक हिस्ट्री है, इसके कंक्रीट सेट ऑफ रूल्स हैं जो पास्ट में मतलब बिल्डअप हुए हैं. तो ये था लैंग एंड पैरोल का कंसेप्ट. आगे आता है वर्ड एंड साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कंसेप्ट. ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन द स्ट्रक्चरलिज्म. तो सोशियो क्या कहता है इस कंसेप्ट के बारे में? सोशियो प्रोपोज्ड दैट वर्ड्स आर साइंस. वो कहता है ये जो वर्ड्स हैं ये साइंस हैं और मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. और ये जो वर्ड्स हैं इन ये दो हिस्सों से, दो चीज़ों से मिलकर बने हैं. और वो दो हिस्से क्या हैं? सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सिग्निफायर क्या है? रिटन और स्पोकन मार्क, कि एक वर्ड जो लिखा हुआ है या हम उसे देख सकते हैं या हम उसे सुन सकते हैं या लिख सकते हैं, दैट इज़ सिग्निफायर. ओके. और उस वर्ड को सुनने के बाद जो एक लिसनर के या एक रीडर के माइंड में उस वर्ड के बारे में जो एक आइडिया, एक कंसेप्ट डेवलप होता है, एक आइडिया, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइड. तो सिग्निफायर्स क्या हैं? वो रिटन और स्पोकन वर्ड्स हैं या साइंस हैं. और सिग्निफाइड्स क्या हैं? सिग्निफाइड्स वो कंसेप्ट्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं आफ्टर लिसनिंग अ वर्ड. ओके. तो वर्ड या साइंस जो हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड से. द वर्ड वी सी, राइट और लिसन इज सिग्निफायर. The concept or idea that comes in our mind after listening, reading, or writing the word is signified. For example, we have a word apple. When we see a word apple written in a book, or when we hear this word from someone, तो जो आइडिया हमारे माइंड में आता है इस वर्ड के बारे में कि एप्पल किस तरह का होगा, क्या होता है, वो है सिग्निफाइड. तो इस वर्ड को सुन के किसी के माइंड में इस तरह का एप्पल आता होगा, ग्रीन एप्पल, तो किसी के माइंड में रेड एप्पल आया होगा, तो किसी के माइंड में ये वाला एप्पल भी आ सकता है, क्योंकि आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का दौर है
और ये जो लास्ट एप्पल है ब्लैक वाला, हर बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये है सिग्निफायर और सिग्निफाइड में डिफरेंस, कि सिग्निफायर्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्पोकन, और सिग्निफायर्स क्या होते हैं, वो आइडियाज़ होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो वर्ड्स को सुनने के बाद हमारे माइंड में आते हैं। तो बाइनरी अपोजिशंस, बाइनरी अपोजिशंस ये हैं कि दो चीज़ों में मुतज़ाद, दो चीज़ों में फ़र्क से हम उनके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि दो चीज़ें, दो अल्फाज किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तभी हमें उनके मीनिंग्स का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डे एंड नाइट, कि दिन क्या है, दिन वो है जो रात नहीं है। मीन्स रात में अंधेरा होता है लेकिन दिन में अंधेरा नहीं होता, दिन में रोशनी होती है। तो रात क्या है, कि जो रोशन नहीं होता, जो रोशनी नहीं होती, वो रात होती है। या गुड एंड इवल, कि बुराई और अच्छाई क्या है, कि जो बुराई नहीं है वही तो अच्छाई है, या जो अच्छाई है वो बुराई नहीं है। दीज आर बाइनरी अपोजिशंस। तो सोशियो क्या कहते हैं इनके बारे में, ही स्टेट्स दैट मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज़ द मैटर ऑफ डिफरेंस फ्राम अनदर वर्ड, कि ये जो मैटर ऑफ मीनिंग है, ये जो अल्फाज व मानी का मामला है, ये ए डिफरेंस फ्राम वन वर्ड टू अनदर वर्ड है। वी एक्सट्रैक्ट द मीनिंग ऑफ वन वर्ड विद इट्स डिफरेंस फ्राम द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड। हम एक लफ्ज़ का, एक वर्ड का मीनिंग जो है वो हम किस तरह निकालते हैं कि वो दूसरे वर्ड के मीनिंग से किस तरह मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार इज़ कार बिकॉज इट्स नॉट कैट। अब हम कार को किस तरह समझते हैं कि वो कैट नहीं है, और जो कैट है वो कार नहीं है, तभी हम उसके मीनिंग को समझ पाते हैं। डे एंड नाइट, कि ये जो दिन है वो रात नहीं है। गुड एंड इवल, ब्यूटीफुल एंड अगली, राइट एंड रॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट, इन एंड आउट, up and down, these are binary oppositions. But Saussure also states that there is no clear-cut difference between binary oppositions. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो दिन और रात हैं, इनमें कोई एक क्रिटिकल, एक क्लियर कट लाइन नहीं है कि दिन है एक वक्त में और जस्ट 2 सेकेंड्स में वो रात में तब्दील हो जाता है। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, देयर इज़ अ गैप, देयर इज़ अ स्पेस, कि जब दिन होता है तब शाम होती है, तब उफ़क़ के ऊपर लाली सी छा जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो रोशनी होती है वो तारीकी में बदलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और तब जाके दिन रात में तब्दील होता है एक वक्फ़े के बाद, एक स्पेस के बाद। तो वो क्या कहते हैं कि एक क्लियर कट लाइन नहीं है इन बाइनरी अपोजिशंस के दरमियान। He argues that binary oppositions must be given some qualities, descriptions and features to differentiate between them. वो ये कहता है कि ये जो बाइनरी अपोजिशंस हैं, इनको कुछ फीचर्स दिए जाने चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए कि लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, दिन क्या है, रात क्या है। दिन को कुछ खसूसियात देनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि जो रात नहीं है, जो तारीकी नहीं है, वो दिन है, बल्कि वो कहता है कि इसकी एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए जिससे हमको इसके मीनिंग्स का पता चले। तो ये था बाइनरी अपोजिशंस का कंसेप्ट। तो आगे आता है कम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कम्पिटेंस, अ पर्सन's knowledge of his language, the system of rules which he has mastered, so that he is able to produce and understand an indefinite number of sentences and to recognize grammatical mistakes. तो कम्पिटेंस क्या है, एक स्पीकर का या एक पर्सन का उसकी लैंग्वेज के बारे में जो नॉलेज है उसके माइंड में, ये है उसकी कम्पिटेंस, कि वो किस तरह एक लामहदूद नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस को समझ सकता है, और अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। ये वो एक स्पीकर का उसकी लैंग्वेज के बारे में उसकी कम्पिटेंस है। द नॉलेज ऑफ वंस लैंग्वेज इन हिज माइंड इज़ कॉल्ड कम्पिटेंस। तो चॉम्स्की डिस्क्राइब करता है कम्पिटेंस को, एन आइडियलाइज्ड कैपेसिटी दैट इज़ लोकेटेड एज अ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, कि ये जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपके माइंड में आपकी लैंग्वेज के बारे में, दिस इज़ कॉल्ड जो कम्पिटेंस। और परफॉर्मेंस क्या है, द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज नॉलेज,
लैंग्वेज सीन एज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक utterances प्रोड्यूस्ड बाय लैंग्वेज स्पीकर्स, कि उस कॉम्पिटेंस को अपने जहन में रख कर आप किस तरह लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, द एक्चुअल यूज़ ऑफ दैट रूल्स, ऑफ दैट कॉम्पिटेंस, ऑफ दैट स्टोर्ड नॉलेज इन योर माइंड, कि किस तरह आपके जो आपके माइंड में जो आपकी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज स्टोर है, आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं, उसका यूज़ जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, ही सेज द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल अट्रांसेस, कि ये जो एक्चुअल अट्रांसेस की जो प्रोडक्शन है ना, कि किस तरह आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ड्स और अट्रांसेस और कलिमात और फ़िक्रात, तो ये है कम्पिटेंस, ये है परफॉर्मेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।